नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को देखते हुए लगातार हम आपको साइंस स्पेशल की वीडियोज करा रहे हैं, क्योंकि साइंस का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। आज हम आपको 30 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन कराएंगे जो रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे गए। ये हमारा 8वां वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के साइंस स्पेशल के 7 वीडियो कराए हुए हैं, जिसे आप लोग प्ले स्टोर जा करके वहाँ पर से देख सकते हैं। पिछले साल रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस स्पेशल के 20 से 25 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपकी तैयारी बेहतर रहती तो आप इन सारे क्वेश्चन को सही करके एग्जाम में आएंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, काली खांसी, टाइफाइड, डिप्थीरिया और टिटनिस। सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास करिए। देखिए, आपको बचपन में डीपीटी का टीका लगा होगा। जो डीपीटी का टीका होता है एक ट्रिपल एंटीजन के रूप में कार्य करता है, हमें 3 बीमारियों से बचाता है। डी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्थीरिया। पी का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्ट्यूसिस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं काली खांसी। और टी से होता है टिटनिस। तो हमें काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनिस से हमें ये ट्रिपल एंटीजन डीपीटी का टीका बचाता है। और आपसे पूछा है इस ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित कौन सा रोग नहीं है, तो टाइफाइड नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब के बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से तत्व जरूरी होते हैं। सबसे पहले उसे पानी मिलना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश मिल जाए और क्लोरोफिल मिल जाए तो पौधा खाना बना लेगा। तो पत्तियों के पास क्लोरोफिल होता है और ये सारी चीज़ें उसके पास तो पहुंची जाती हैं जाइलम के द्वारा। और क्लोरोप्लास्ट में मौजूदगी वाले अन्य भागों में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और पौधे के जिस भाग में क्लोरोप्लास्ट होगा वहाँ पर से भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया को कर लेगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होती है। ये 4 ऑप्शन है, मधुमेह, एड्स, यक्ष्मा या फिर कर्क रोग। इसका सही ऑप्शन होगा एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये एक प्रकार की यौन संबंधी बीमारी है। असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एड्स जो है मुख्यतः फैलता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, पादप का एक वर्धी भाग इनमें से कौन सा नहीं है। फल, पत्ती, तना, जड़, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। आपने वर्धी प्रजनन का नाम सुना होगा, जो कि एक अलैंगिक प्रजनन में आता है, जिसमें पादप के शरीर से कोई भी कायिक या फिर वर्धी भाग, जिसमें से फल और पुष्प को छोड़ करके शरीर से अगर आप अलग कर दें पादप के, तो वो विकसित होकर के नए पौधे का निर्माण करता है। अगर आप पत्ती, तना, जड़, इन तीनों को किसी प्रकार से काट करके पेड़ से अलग करके फिर से कहीं पर लगा दें तो उससे नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा वर्धी भाग नहीं है, फल या फिर पुष्प जो है ये वर्धी भाग में नहीं आता, पत्ती, तना, जड़ आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला। दूसरा क्वेश्चन है, पेप्सिन किसमें स्रावित होने वाला एक एंजाइम है। यकृत में, मुंह में, गुर्दा में, अमाशय में, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। देखिए, पेप्सिन जो हमारा है ये जठर रस का एक भाग होता है और जठर रस अमाशय में पाया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। जठर रस में पेप्सिन होता है, एचसीएल होता है। तो एचसीएल का कार्य क्या होता है, जीवाणुओं को नष्ट करना। जो खाने में जीवाणु आते हैं उसको नष्ट करने का काम जो होता है एचसीएल का होता है। और पेप्सिन का क्या कार्य होता है, जो प्रोटीन आती है खाने के साथ में उसको तोड़ करके ये पेप्टोन में चेंज कर देता है। छठवां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में आपको असंगत का चुनाव करना है। नाक, कान, आँख और हृदय, ये 4 ऑप्शन है और चारों को देख करके बताइए इसमें से असंगत कौन सा है। सही ऑप्शन होगा इसका हृदय। हृदय अब क्यों असंगत है इसमें से, देखिए, ज्ञानेंद्रियों में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां आती हैं, जिसमें आँख भी आता है, नाक भी आता है, कान आता है, जीभ आती है, त्वचा आती है। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो इन 3 ऑप्शन में आपको ज्ञानेंद्रियां दी हैं, जबकि हृदय हमारा ज्ञानेंद्रियों में नहीं आता है। मनुष्य के वे अंग होते हैं ज्ञानेंद्रियां जो देखने, सुनने, महसूस करने, ताप का, रंग या स्वाद का पता लगाने के लिए हम लोग ज्ञानेंद्रियों को यूज करते हैं। तो हृदय इसमें से असंगत आपको दिख रहा है। 7वां क्वेश्चन है, क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। पहले ऑप्शन में लिखा गया है यह अत्यधिक ऊंचाई पर भिन्न होता है। दूसरे में लिखा गया है यह केवल ध्रुवों में भिन्न होता है।
तीसरे में नहीं, यह सभी जगह स्थिर होता है। चौथे में यह गर्म स्थानों में भिन्न भिन्न होता है। देखिए हमारा मास जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जितना आपका पृथ्वी में होगा उतना ही आपका ध्रुव में होगा, उतना ही आपका मंगल में होगा, उतना ही आपका चंद्रमा में होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। यह नहीं, यह सभी स्थान पर स्थिर होता है। मास हमेशा स्थिर होता है, जबकि भार जो होता है वो अलग स्थानों में अलग अलग होता है। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 8वां क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए नींबू का रस जो होता है वो एसिडिक होता है, तो एसिडिक में इसमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एक 2.2 और 5.4, क्योंकि 7 से नीचे होगा तभी तो एसिडिक होगा, और नींबू तो हाईली एसिडिक होता है, इसलिए जो जितना 0 के करीब होगा वो उतना ही हाईली एसिडिक होगा। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला ऑप्शन। नींबू काफ़ी खट्टा होता है, इसलिए इसे आप जितना 0 करीब होगा उतना ज़्यादा खट्टा होगा। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए किसी वस्तु का भार उसके किसके अनुक्रमानुपाती होता है? परिभाषिता के, द्रव्यमान के, विशिष्ट ऊष्माधारिता के, या फिर चुंबकीय सत्य के? चलिए सही करने का प्रयास करिए। ऑप्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया है लेकिन सवाल काफ़ी इजी है। देखिए भार का फार्मूला क्या होता है? mg जो होता है हमारा भार होता है जो कि न्यूटन में होता है। तो ये किसके अनुक्रमानुपाती है? ये द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है और गुरुत्वीय त्वरण के अनुक्रमानुपाती होगा। तो ऑप्शन में वो क्या दिख रहा है? द्रव्यमान। तो इसका बी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। 10वां क्वेश्चन है, प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तीव्रता, पिच, नोट, या फिर संगीत? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। सही ऑप्शन होगा इसका इंटेंसिटी। तीव्रता जो है वो प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा है। सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। इसका मात्रक होता है बेल। ठीक है, और बेल के 10वें भाग को हम लोग कहते हैं डेसीबेल। तो ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसीबेल भी होता है। और इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि वाट अपान मीटर स्क्वायर भी इसका मात्रक होता है, और उस वीडियो मैंने आपको बताया था कैसे आपको वाट अपान मीटर स्क्वायर से डेसीबेल में चेंज करना होता है। तो मैंने आपको फार्मूला भी यहाँ पर बताया था, उसको आप लोग उस सवाल को अच्छे से देखिएगा। अगर आप पुराने वीडियो देखते चलेंगे तो आपको आने वाले वीडियो जो हमारे हैं वो आराम से समझ में आते चले जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग के लिए इथेन के साथ में किस गैस का मिश्रण उपयोग किया जाता है? वैसे वेल्डिंग में इथेन के स्थान पर एसिटिलीन का प्रयोग भी किया जाता है, और तो इथेन या फिर एसिटिलीन के का मिश्रण में किस गैस को मिलाया जाता है? तो ऑक्सीजन को मिलाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को मिलाया जाता है ताकि वो जले और स्पीड में जले। सही ऑप्शन है दूसरा वाला ऑप्शन, वेल्डिंग में ऑक्सीजन मिलाया जाता है एथेन या फिर एसिटिलीन गैस के साथ में। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुनेरा से संबंधित नहीं है? देखिए वेल्डिंग का अर्थ ये होता है कि जैसे हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो वेल्ड करते हैं। ठीक है, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है कौन सा मुनेरा से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही ऑप्शन होगा डाइटम। डाइटम को इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, अगर इसको पढ़ना हो आपको डाइटम क्या है तो इस प्रकार से इंग्लिश में लिखते हैं। तो ये मुनेरा जगत में नहीं आता, ये एक प्रकार की एल्गी है। एल्गी मतलब कि शैवाल है। और जैसा आप जानते होंगे जैसे बारिश होती है तो आपके घरों की दीवारों के बाहर हरे हरे कलर की एक काई लग जाती है, जिसमें क्या पाया जाता है? यही डाइटम पाया जाता है। और एक डाइटम टेस्ट भी होता है। अभी जैसे एक केस हुआ था कि मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर कोई विस्फोटक कार में रख करके भाग गया था। बाद में नाम आया कि मनसुख हिरेन का नाम आया, और जैसे उनके बारे में पता लगाया गया तो वो एक जगह पर डूबे हुए मिले। तो वहाँ पर उनका डाइटम टेस्ट करने के लिए कहा जा रहा था कि मनसुख हिरेन जो हैं इन्हें मार करके डाला गया है या फिर इन्होंने आत्महत्या की है। ठीक है, तो उसमें होता है डाइटम टेस्ट भी किया जाता है। जैसे आप डूब करके मरेंगे, स्वयं आत्महत्या करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप डूबने का प्रयास करेंगे, वहाँ पर कूदेंगे तो आपके मुख के अंदर पानी जाएगा, और पानी के अंदर भी डाइटम होता है। तो आप जैसे कि अपना स्वयं आत्महत्या करने जा रहे हैं तो आपके मुख में पानी जाएगा, नाक में पानी जाएगा, फिर आप पानी को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, खांसी भी आएगी आपको उस समय, तो आपके फेफड़े में डाइटम जा करके जम जाएंगे, डाइटम आपके खून में मिल जाएंगे जा करके, उसके बाद हड्डियों तक ये डाइटम जा करके पहुँच जाते हैं। तो जब आप स्वयं डूबने का प्रयास करेंगे तो आपके शरीर में डाइटम की संख्या अत्यधिक पाई जाएगी। जैसे आप कोई मार करके डाल देगा पानी में
तो उसमें डायटम की संख्या बहुत ही कम पाई जाती है। तो ये डायटम टेस्ट किया जाता है, इस प्रकार से मालूम चल जाता है कोई किसी आदमी को मार करके डाल दिया गया पानी में कि उसने स्वयं आत्महत्या की है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़िएगा, काफ़ी अच्छा डायटम टेस्ट होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस का घोल किससे निकाला जाता है? आप लिटमस के बारे में जानते होंगे, प्राकृतिक रूप से ये अम्ल और क्षार का सूचक होता है। तो लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। और लाइकेन जो हमारा है वो थैलाफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से लाइकेन प्राप्त होता है और लाइकेन से हम लोग लिटमस का घोल निकालते हैं। तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा? अगर कोई वस्तु है जो एक समान वेग से चल रही है, यहाँ भी उसका वेग v है, इसके आगे पहुँची उसका वेग v है, आगे भी पहुँची उसका वेग v है, तो उसका त्वरण आपको ज्ञात करना है। त्वरण का फार्मूला क्या होता है? ए बराबर होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है डेल्टा v अपान टी, जहाँ पर डेल्टा v क्या है? वेग परिवर्तन की दर, दर मतलब टी, वेग परिवर्तन की दर जो होती है त्वरण होता है। तो वेग में जब परिवर्तन होगा जब तभी हमारा एक्सेलरेशन में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर वेग तो एक समान है, तो डेल्टा v यहाँ पर से 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा v 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी हमारा शून्य हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? लास्ट वाला ऑप्शन। देखिए डेल्टा v बराबर क्या होता है? v2 माइनस v1, मतलब कि अंतिम वेग से अगर पहले वाला वेग हम घटा दें तो आपको डेल्टा v नज़र आ जाएगा। लेकिन जब उसके वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो v2 भी हमारा v होगा, v1 भी हमारा v होगा। तो v और v मिल करके उसका जो परिवर्तन होगा वो शून्य का हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन भी हमारा शून्य होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद होंगे, ये आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको कराए हुए हैं। यहाँ पर देखिए इसके परमाणु द्रव्यमान भी आपको दे रखे हैं, वरना आपको याद भी करना पड़ता है इसे। नाइट्रिक एसिड का सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, HNO3 होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं? अणुभार निकालते हैं, जिसके लिए आपको इन परमाणु संख्या की आवश्यकता होगी। हाइड्रोजन का देखिए 1 दिया गया है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है तो 14 रख लीजिए, और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है तो 16 3 48, तो 48 और 15 कितना हो जाएगा? 63। तो 63 इसका आ गया अणुभार। अब हम लोग मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो मोलों की संख्या कितनी आएगी? ऊपर आपको इसका भार रखना है, यहाँ पर देखिए 63 ग्राम दे रखा है, नीचे आपको रखना है इसका अणुभार। तो यहाँ पर से मोलों की संख्या जो आ गई 1 आ गई, और 1 मोल में 1 आवागाड्रो नंबर के बराबर अणु मौजूद होते हैं। तो 1 आवागाड्रो नंबर कितने के बराबर होता है? 6.23 मल्टीप्लाई 10⁻23 अणु। इसका सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रक्षेप द्वारा चले गए पथ को क्या कहा जाता है? जैसे ये पथ हो गया आपका, एक प्रक्षेप को हम ऐसे फेंक रहे हैं, तो ये मोशन कौन सा मोशन कहलाता है? ये कहलाता है ट्रेजेक्टरी मोशन कहलाता है। सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन, इसे कहते हैं प्रक्षेप पथ कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा कि हम यहाँ पर से कितने डिग्री पर अगर किसी वस्तु को फेंकें जो हमारी रेंज है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त कर सकें। आपके ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है, आप लोग बताइएगा यहाँ पर से हम कितनी डिग्री पर किसी वस्तु को फेंकें जो सबसे बड़ा रेंज प्राप्त कर सके, सबसे दूरी में जाकर के गिरे। कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर बताइएगा। इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अपक्रिया होने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आपसे पूछा गया क्या नहीं बदलता है। तो देखिए जैसे कि हम हाइड्रोजन क्रिया करा दिए हैं Cl2 से, क्लोरीन से, तो HCl बन गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग अलग रहा होगा, जबकि HCl जब बनेगा तो उसका भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होगा। तो यहाँ पर से क्या नहीं बदलता है? तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण तो बदल जाते हैं। इसका आयतन यहाँ पर कुछ और रहा होगा और इसका आयतन कुछ और यहाँ पर निकलेगा, तो आयतन भी चेंज हो जाता है। लेकिन द्रव्यमान की बात करेंगे तो जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान यहाँ पर होगा उसका द्रव्यमान वो यहीं पर भी होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान उसका चेंज नहीं होता है, बाकी सब चीज़ें किसी भी रासायनिक अपक्रिया में चेंज हो जाती हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है? इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वाला सेट जो कराया था 7 नंबर, उसमें आपसे पूछा भी था। आपसे पूछा था कि 4 ऑप्शन उसमें दिए गए थे, तांबा, टंगस्टन, एल्युमिनियम और चांदी। तो बताना है विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सी है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो इसका सही ऑप्शन होगा
चांदी। देखिए आप लोग याद रखिएगा, चांदी मतलब कि Ag में चालकता सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद कापर में होती है, उसके बाद सोना में होती है, और सबसे लास्ट में बात करें तो एल्युमिनियम में होती है। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, चांदी में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन चांदी हमारी महंगी होती है, इसलिए चांदी के तार का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कापर के तार हम लोग लगाते हैं और एल्युमिनियम के तार लगाते हैं। सोना चांदी महंगे हैं, लेकिन इसमें चालकता होती है, इनको आप लगा नहीं सकते। अगर आप लोग लगा भी देंगे सोने के तार और चांदी के तार तो कोई खोल करके ले जाएगा, इसलिए कापर और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। जबकि चालकता की बात करेंगे चांदी में सबसे ज़्यादा होती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, साबुन का सामान्य सूत्र आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए साबुन जो होता है वो फैटी एसिड से बनता है, और मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, अगर लास्ट में Na लगाए तो इसका मतलब है कि ये साबुन जो हमारी ये कठोर साबुन है। जब सोडियम लगा होता है लास्ट में तो ये कठोर साबुन बनती है, और इसका प्रयोग किया जाता है कपड़े धुलने में। अगर यहीं पर Na की जगह पर K लगा होता तो ये साबुन जो होती मुलायम साबुन होती, जिसका इस्तेमाल आप लोग नहाने के लिए करते हैं। और R, यहाँ पर R को समझिएगा, R की जगह पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। जब आपको फैटी एसिड के रूप में साबुन बनानी है तो आप ऑयली अम्ल से साबुन बना सकते हैं, पामेटिक अम्ल से बना सकते हैं, स्टायरिक अम्ल से बना सकते हैं। तो R को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर से R की जगह पर आप C17 H33 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, C15 H31 ले सकते हैं, C17 H35 ले सकते हैं। इस प्रकार से आप R की जगह पर कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक सामान्य सूत्र की बात करें तो इसी प्रकार से साबुन का फार्मूला जो है वो बन करके आता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, इन 4 ऑप्शन में आपको देखना है, इसमें से एक द्वारक है जो आंख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को पढ़िए। इसका सही ऑप्शन होगा पुतली, बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए प्रकाश को मार्ग को नियंत्रित करने का मतलब है, जैसे कि आप कहीं अत्यधिक प्रकाश में होते हैं तो आपकी आंखें जो होती हैं बिल्कुल छोटी हो जाती हैं। जैसे आपको कहीं पर कम प्रकाश मिल रहा होता है, अंधेले में आप होते हैं, तो आंख को आप बड़ा करके देखने का प्रयास करते हैं। तो ये पुतली क्या करती है, आंख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करती, कितना प्रकाश जाना है कितना नहीं जाना है, ये किसका कार्य होता है, ये पुतली का कार्य होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए Cl के ऊपर माइनस साइन लगा गया, तो इसमें आपसे संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी गई है। इलेक्ट्रॉन संयोगी कौन से होते हैं, जो सबसे बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे कि क्लोरीन 17 होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है, लेकिन इसमें माइनस लगा है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो गई अब हो गई 18। ठीक है, अगर प्लस लग जाएगा तो एक कम हो जाएगी, माइनस लग गया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ज़्यादा हो जाएगी। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बनेगा 2 8 8 2 10 8 18। तो इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो जो बाह्य कोश होता है वही एक प्रकार से संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला ऑप्शन। वैसे क्लोरीन की आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है, लेकिन अगर Cl के ऊपर माइनस लग गया तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तो 7 की जगह पर 8 हो गया। तो वही 8 जो है बाह्य कक्षा वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी से संयोग करेंगे वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाइयां समान हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कार्य और ऊर्जा, बल और दाब, बल और संवेग, बल और कार्य। ठीक है, आप जान करके समझ सकते हैं कार्य जो है इसकी अगर हम इकाई की बात करेंगे, मात्रक की बात करेंगे तो जूल होता है, और ऊर्जा का मात्रक भी एक प्रकार से जूल होता है। तो इन दोनों की इकाइयाँ जो हैं वो समान होंगी। पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ती है। जी की वैल्यू आपको दे रखी, तो वृक्ष को चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, W बराबर F इंटू S होता है। ठीक है, जहाँ पर F क्या है, फोर्स होता है। फोर्स आपको दे रखा है 200 न्यूटन का, और S क्या है, विस्थापन है। तो विस्थापन भी आपको दे रखा है, कहाँ पर विस्थापन है, 2 मीटर चढ़ रही है ना, तो 2 मीटर विस्थापन हो गया। जी की वैल्यू की यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन में इसकी वैल्यू दे दी है। तो अगर M आपको दिया होता, मास दिया होता, तब जी का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फोर्स पूरा दे दिया गया है। तो 200 दूना 400, 400 जूल जो होगा वो इसका कार्य होगा। सही ऑप्शन होगा 2 वाला ऑप्शन। कुछ लोगों को कंफ्यूज करने का प्रयास करता है कि जी की वैल्यू आप कैसे रखें।
जब रखने के लिए आपके लिए ऑप्शन ही नहीं बचा तो कैसे रखेंगे, ये आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, गति का तीसरा नियम किसके और वेग के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। आपने गति के 3 नियम पढ़े होंगे, तो उसमें 3 फार्मूले आते हैं, तो मैं आपको तीसरा वाला फार्मूला बताता हूँ, v² बराबर u² माइनस 2gs। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होगा। तो यहाँ से v क्या होता है, अंतिम वेग होता है, और u क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है, और s क्या होता है, स्थिति कह सकते हैं या फिर विस्थापन कह सकते हैं। तो आपसे कहा है वेग, वेग तो आ गया, और किसके बीच में संबंध को बता रहा है, स्थिति। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, वेग और स्थिति के बीच में संबंध को बताता है गति का तीसरा नियम। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, चांदी का घनत्व आपको दे रखा है इतना, ठीक है, और पानी का घनत्व आपको इतना दे रखा है, तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व आपको निकालना है। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हटा दिया गया था, मतलब सबको 1 नंबर मिलेगा, जिसने किया हो जिसने नहीं किया हो, क्योंकि ये इग्नोर क्वेश्चन में डाल दिया गया था। रेलवे ने इसमें गलती ये की थी कि यहाँ पर 10 की पावर इसे 3 लिखना चाहिए था, और इसने 10 की पावर 3 की जगह पर 103 लिख दिया। ये टाइपिंग की मिस्टेक थी, इसलिए क्वेश्चन को हटा दिया गया, लेकिन फिर भी हम इसे करके देखते हैं कैसे अब चांदी का आपेक्षिक घनत्व को निकालेंगे। सबसे पहले आप इन चारों ऑप्शन को देख करके ही इस ऑप्शन को सही कर सकते हैं, क्योंकि आपेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है। अगर कोई इकाई नहीं होगी, यहाँ पर देखिए इसकी इकाई लगी है, इकाई लगी है, इकाई लगी है, सिर्फ तीसरे वाले ऑप्शन में इकाई नहीं लगी, इसको आप सही करके निकल सकते थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, पानी के सापेक्ष हम लोग को चांदी का घनत्व निकालना होता है। तो चांदी घनत्व को आप ऊपर रखेंगे और पानी घनत्व को नीचे रखेंगे, तो इसलिए इसकी यूनिट जो होती है ऊपर नीचे रखने से कट जाती है, तो कोई यूनिट नहीं आती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको लिए पावर जो है यहाँ से कट जाएंगी, 10 की पावर 3 और 10.8 जो आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी आपेक्षिक घनत्व की। इसने गलती की थी, थोड़ा पावर इस तरह लिख देता तो क्वेश्चन सही होता, इग्नोर ना होता। टाइपिंग मिस्टेक है, सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, जैसे आग का संबंध राख से है वैसे विस्फोट का संबंध कैसा होगा। थोड़ा जूम करते हैं इसको, देखिए आप लोग, देखिए आग का अंतिम रूप क्या होता है, राख बनती है, और विस्फोट होने के बाद अंतिम रूप क्या बचता है उसका, मलबा। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 ऑप्शन है, 6, 3, 4, 5। चलिए बताइए। सबसे पहले आपको कार्बन का परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करेंगे तो 2 बनेगा और 4 बनेगा। तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। आराम से आप जिसको आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मालूम होगा वो निकाल सकता है कि बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि ऊपर वाले प्रश्न में आपसे पूछा गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 2, 8, 4 दे रखा है, तो तत्व का नाम आपको बताना है। चलिए, मैंने आपको बताया था जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हो तो सब कुछ जोड़ लीजिए। 8, 2, 10, 4, 14, और 14 किसका परमाणु क्रमांक होता है, सिलिकॉन का होता है, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा वाला ऑप्शन। लेकिन हर प्रश्न में आपको चारों ऑप्शन बताने का प्रयास करता हूँ। पोटेशियम का होता है 19, तो इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 8 और 1। इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसके बाद सिलिकॉन की बात करते हैं, तो सिलिकॉन को तो दिया हुआ है, मैग्नीशियम का होता है 12 परमाणु क्रमांक, तो 2, 8, 2 होगा इसका। ठीक है, सोडियम का होता है 11, तो 2, 8, 1। इस प्रकार से आप सबको याद करते चलेंगे। हर सेट में एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन आ रहा है, उस तत्व का नाम आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है, तो इसका सही ऑप्शन दूसरा वाला होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक हल्के और एक भारी पिंड की गति ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, संवेग किसका अधिक होगा, इसके निकालने के लिए आपको गतिज ऊर्जा और संवेग में आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा। वैसे बना हुआ है, लेकिन फिर भी आपको बना करके बता रहे हैं। P बराबर देखिए mv होता है, संवेग बराबर mv होता है। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करें, इधर भी स्क्वायर करिए तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ बटे में 2 कर दीजिए। आपको मालूम है कनेक्टिंग एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होती है। तो इस पक्ष को हमको इसी प्रकार से बनाना है। अगर हम यहाँ पर से m को 1 कम कर दें, m को आप नीचे भेज दीजिए इधर, तो
तो इधर बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m बनेगा, और P² बनेगा 2m मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर यहाँ पर से स्क्वायर आपको हटाना है तो √2m काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। अब कह रहा है कि हल्के और भारी पिंड की गति ऊर्जा समान है, तो यहाँ पर से गति ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है इस फार्मूले में। P बराबर √2m। ठीक है, और P क्या था? P हमारा संवेग। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा। इस फार्मूले से आपने क्या निकाला? जिसका मास ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका संवेग कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P प्रोपोर्शनल टू m के हैं। तो आपसे पूछा किसका संवेग अधिक होगा, तो जो भारी पिंड होगा उसका संवेग अधिक होगा। आज का 30 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? आप जब पुष्प की संरचना देखेंगे, बाह्य दल पुंज, दल पुंज, तो वहाँ पर आपको वर्तिका मिलेगी। बीचों बीच में आप वर्तिका पतली से देखेंगे, यहाँ पर गुड़हल के फूल में आप देखते होंगे वर्तिका आपको नजर आती है। तो वर्तिका के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? ये शीर्ष भाग को पूछ रहा है ना, तो उसके शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है। वर्तिका का अग्रभाग इंग्लिश में लिखा है आगे, इसको पढ़ लीजिए। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? ए वाला ऑप्शन। ठीक है, समझिएगा। स्त्री केसर के शीर्ष भाग को, स्त्री केसर हमारा वर्तिका होती है, उसके शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। सही ऑप्शन होगा ए वाला। तो देखिए हमारी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी। आपने कितने क्वेश्चन सही किए इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी आशा है कि आप इसमें से कम 22 से 24 पर सही करने का प्रयास करें, और एग्जाम आते आते आप इसमें से 30 में 30 सही करने का प्रयास करिएगा। लेकिन अभी आप लोग कम से कम 25 तक पहुँचने का प्रयास करिए। जितने हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आपका स्कोर 20 से कम हो रहा है तो अपने स्कोर को बढ़ाइए और 25 तक लाइए। एग्जाम आते आते आपको इन 30 में 30 प्रश्नों को सही करना है। एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। मैं अपना जो नया सेट आता है, अगला वाला सेट, उसमें इस क्वेश्चन की चर्चा कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त का थक्का जमने में सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? ये 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आप लोग सहयोग करते रहिए। आपको लगातार NTPC का तो मैंने आपको कराया भी था, अब ग्रुप डी का आपका एग्जाम लगने वाला है, तो उसके लिए आपके लिए बेहतरीन साइंस के और आपको मैथ की पिछले साल के पेपर करा रहे हैं, उसको भी आप लोग देखिए और अपना स्कोर जरूर बताया करिए। किसी प्रश्न में डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कहिएगा। PDF आपको मैं आपको लगातार PDF भेज दूंगा, जितने भी पार्ट हो जाएंगे। अभी तो नहीं चल रहे हैं, PDF नहीं भेज रहा हूँ, लेकिन जब 10 पार्ट हो जाएंगे तो सारे पार्ट की PDF आपको वन डे एग्जाम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी।